नमस्कार, मैं डॉक्टर अवनीश राय, न्यूरोसर्जन केयर हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी से बोल रहा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आज मैं पब्लिक अवेयरनेस एपिलेप्सी के बारे में देना चाहता हूँ। एपिलेप्सी इंग्लिश वर्ड है, इसे हिंदी में हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मिर्गी बोलते हैं। ये बहुत एंशिएंट बीमारी है और काफ़ी पुराने लिटरेचर्स जो हैं, ग्रीक लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर में इस बीमारी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उल्लेख है कि कैसे ऐसे न पेशेंट्स होते हैं और क्या इनका इलाज होता है। मॉडर्न मेडिसिन में इसके बारे में काफ़ी स्टडी की गई है एपिलेप्सी के बारे में, और काफ़ी डिटेल्ड अब हमारे पास एविडेंस मौजूद है जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से गाइड हमें कर सकता है। और अब आजकल के मॉडर्न जनरेशन में ये 100% ट्रीटेबल डिजीज़ की काउंट में आ गया है। एपिलेप्सी या मिर्गी जिसे हम कहते हैं, ये क्लिनिकल लैंग्वेज में इसे हम लोग सीजर अटैक कहते हैं। एक अटैक जिसमें कि मिर्गी की तरह हुआ है उसे हम कहते हैं सीजर कहते हैं, और यही अगर बार बार आने लगे तो इसे हम एपिलेप्सी कहने लगते हैं। तो पेशेंट को जब सीजर की टेंडेंसी बार बार आने लगे तो उसे हम एपिलेप्सी कहने लगते हैं। एपिलेप्सी क्यों होती है और उसके कारण क्या हैं, उसके बारे में जो डिस्कस करने के पहले इसका मैकेनिज्म हम जो है बताना चाहते हैं कि क्यों होती है। बेसिकली ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होने लगते हैं। हमारे ब्रेन में भी वैसे ही सेल्स मौजूद हैं जैसे हमारे बॉडी में सेल्स मौजूद हैं। जब वो हाइपर एक्टिविटी की स्टेज में चले जाते हैं, जब उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगता है तो ब्रेन की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब एपिलेप्टिक सीजर्स आने लगते हैं, और ये ब्रेन के जिस हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि ब्रेन के हाथ या पैर के हिस्से को इन्वॉल्व किया तो हाथ या पैर में झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं, पर इसकी सारी एक्टिविटी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। इसको मॉडर्न एपिलेप्सी को हम लोगों ने क्लासीफाई किया गया है पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से कि कौन सा पेशेंट किस एपिलेप्सी के क्राइटेरिया में आते हैं। तो जनरली दो टाइप के पेशेंट्स रहते हैं कॉमन क्लिनिकल इसमें। एक तो होते हैं GTCS जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के होते हैं पेशेंट, या जनरलाइज एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, और एक होते हैं पार्शियल एपिलेप्सी के पेशेंट। जनरलाइज एपिलेप्सी के पेशेंट वो पेशेंट्स होते हैं जो कि पब्लिक अपनी कॉमन लैंग्वेज में देखी रहती है, जिन्हें पूरे बॉडी में झटके आ रहे होते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है, टोटली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसे मरीज जनरलाइज्ड सीजर के पेशेंट होते हैं। इनमें पूरे ब्रेन के दोनों साइड में, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होने लगते हैं, जिसके कारण से हाथ और पैर में झटके आने लगते हैं और मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है। ये हम कॉमनली पब्लिक को या कॉमन भाषा में मिर्गी के जो हम कहते हैं पेशेंट्स को ये होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पार्शियल एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, जिसमें कि मरीज के सिर्फ बॉडी के एक हिस्से में झटके आते हैं। राइट हाफ बॉडी के राइट हाथ या राइट पैर में झटके आने लगा, या लेफ्ट हाफ या लेफ्ट पैर में झटके आने लगे, या किसी एक साइड में सुन्नपन की शिकायत होने लगी। ये पार्शियल एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं। कुछ पार्शियल एपिलेप्सी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक साइड में ये प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पेशेंट की पूरी बॉडी में झटके आने शुरू हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। ये पेशेंट्स भी काफ़ी बड़े तादाद में होते हैं। तो हमें कोई भी हमारे पास OPD में पेशेंट्स आते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको दो जो है कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ये जनरलाइज सीजर के पेशेंट हैं कि पार्शियल सीजर के पेशेंट है, उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें उनका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं हम लोग, उनसे बात करते हैं कि कैसे आपको अटैक आया, पहली बार कब आपको अटैक आया, वो अटैक किस टाइप का था, बॉडी के एक पार्ट में स्टार्ट हुआ कि दोनों पार्ट में स्टार्ट हुआ। ये हिस्ट्री से हम लोग पेशेंट के डायग्नोसिस के ऊपर पहुँचते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो टेंशन तनाव में बेहोश हो जाते हैं। इन्हें भी लोग हमारे पास लेकर के आते हैं कि इन्हें भी मिर्गी का अटैक हो रहा है या बेहोश हो जा रहे हैं। आप उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए तो आप आते हैं घर पे तनाव है, ये है, और अंत में आपको पता चलता है कि ये मिर्गी का अटैक नहीं है, पेशेंट तनाव की स्टेट में, स्यूडोसीजर के स्टेट में चला गया, या उसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, तनाव नहीं बर्दाश्त करने के कारण से बेहोश हो गया। ऐसे में पेशेंट्स को हम लोग अपने OPD में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन वाकई में एपिलेप्सी के पेशेंट हैं और कौन स्यूडो एपिलेप्सी या स्यूडोसीजर के पेशेंट्स हैं।
बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट पे जानना, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जनरली जो एपिलेप्सी होती है उसमें मेजॉरिटी एपिलेप्सी होती है इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक मतलब कि उसका कॉज नहीं पता है कि क्यों पेशेंट्स को एपिलेप्सी हो रहा है। सोसाइटी में ये भी होता है कंसेप्ट कि माँ को हो गया एपिलेप्सी तो उसके बच्चे को हो जाएगा। इसमें ये चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी का कोई जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता। तो जो कोई नॉर्मल फीमेल है जिसको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है वो शादी कर सकती है, मैरिड लाइफ उनकी भी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि मदर से ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है या वाइफ से अपने आदमी को ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये बीमारी आइसोलेटेड बीमारी है, इसका कोई जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। तो बैकग्राउंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें, जो मेजॉरिटी है उनमें तो कॉज पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके में आपको एपिलेप्सी क्यों हो रही है उसका कारण पता चल सकता है। एल्कोहलिक पेशेंट्स में एल्कोहल विड्रॉल के कारण हो सकता है। एल्कोहल ले रहा है, उसने लंबे समय तक एल्कोहल छोड़ दिया, उसको एल्कोहल विड्रॉल सीजर हो सकता है। या हेड इंजरी के पेशेंट जिनके सर में चोट लगी है, इनके में चोट के कारण से ब्रेन में कोई क्लॉट जम गया या थक्का जम गया, उनमें एपिलेप्टिक सीजर, एपिलेप्सी के सीजर आ सकते हैं। ये बहुत कॉमन है। जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बहुत सारे केसेस हैं हमारे यहाँ जिसमें कि हेड इंजरी बहुत होती है। इनके में भी सर की चोट लगने के बाद एपिलेप्टिक अटैक आने की टेंडेंसीज बहुत रहती है। तो बैकग्राउंड में हमें ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहलिक विड्रॉल सीजर नहीं है, सर की चोट की हिस्ट्री नहीं है, या बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जिनके में क्रॉनिक सबड्यूरल हेमेटोमा मिल जाता है, उनमें भी किसी किसी केस में रेयरली सीजर की टेंडेंसी होती है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस, जो कि बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में। बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस बहुत कॉमन है। ये अनहाइजीनिक कंडीशन से, क्लीन फूड नहीं लेने से, सलाद जो कि क्लीन ना हो, या रॉ वेजिटेबल लेने से होता है। इसका एक एग्जांपल है लिएंडर पेस, टेनिस का बहुत बड़े स्टार हैं इंडिया के, लेकिन लिएंडर पेस को भी एक टाइम पे न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस का अटैक हुआ था। इसे हमें कॉमन भाषा में कहते हैं ब्रेन में कीड़ी हो गई है। तो ये बेसिकली कीड़ी न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस होती है, जो कि पेट के रास्ते से लिवर से होते हुए ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन में ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कराती है और पेशेंट्स को झटके आना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में ये कंडीशन काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, और इसको अगर प्रॉपरली डायग्नोज कर लिया जाए तो ये मिर्गी की दवाएं थोड़े टाइम तक चलानी पड़ती हैं, और कीड़ी मारने की दवाएं जो डिनोवर्मिंग वाली दवा होती है उसको न चलाने से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। एक और प्रॉब्लम है जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक और प्रॉब्लम है कि टीबी, ब्रेन की जो है ट्यूबरक्लोसिस से बहुत कॉमन है इंडिया में, और ब्रेन की ट्यूबरक्लोसिस में भी काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि एपिलेप्टिक अटैक होते हैं। तो ये जो मैं क्लिनिकल कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस या टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या अल्कोहल रिलेटेड या हेड इंजरी रिलेटेड, ये ट्रीटेबल कंडीशन है। इसमें आपको थोड़े टाइम के बाद जब डिजीज खत्म हो जाता है तो एपिलेप्सी आने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। कुछ एपिलेप्सी ऐसी होती हैं जो इडियोपैथिक एपिलेप्सी होती हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक आपको दवा लेना पड़ता है। तो ये इसलिए हमें बैकग्राउंड जो है पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता करना। क्लिनिकली जब हम एक बार डायग्नोज कर लेते हैं पेशेंट्स को कि हाँ इनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर हम उनका ना वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने में कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ब्लड का टेस्ट कराते हैं। किसी पेशेंट्स में आपको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे किसी की स्कैन या एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि आप ये पता चल सकते हैं कि ब्रेन के अंदर में कोई ऐसा लीजन तो नहीं है, कोई ऐसी गांठ तो नहीं है जिसके कारण से ये अटैक आ रहा है। इसके अलावा एक ईईजी करके जांच होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, उसमें आप ब्रेन की इलेक्ट्रिकल स्टडी को, वेव्स को आप स्टडी करते हैं, और उससे आप ये डायग्नोसिस बना पाते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से से एपिलेप्सी जनरेट हो रही है, एपिलेप्सी का जो है क्लासिफिकेशन क्या है। ये सारे टेस्ट हैं जो हमें डायग्नोसिस को और भी क्लियर करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये सब होने के बाद फिर हम लोग पेशेंट्स को कॉमनली मेडिकल ट्रीटमेंट पर रख देते हैं। नॉर्मली मेजॉरिटी एपिलेप्सी, 99% एपिलेप्सी मेडिकली ट्रीटेबल उसमें आती है, जिसमें कि आजकल ड्रग्स बहुत अच्छी आ गई है। पहले शुरुआत, आज से कुछ सालों पहले जो हम ड्रग्स यूज़ करते थे उनसे एपिलेप्सी पे कंट्रोल होता था, लेकिन पेशेंट्स की हमेशा शिकायत करती थी कि ये दवा न लेने के बाद इनकी डे टू डे एक्टिविटी बहुत ख़राब हो जाती है, पेशेंट ड्राउजी रहता है,
नींद आती है, उसकी अलर्टनेस कम हो जाती है, मेंटल अलर्टनेस कम हो जाती है, सिचुएशन से कोप अप करने की जो होती है टेंडेंसी, तो वो पेशेंट के साथ घर वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम एडवांस हो रहा है, मेडिकल साइंस में और ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, तो वैसी आ गई मेडिसिन आ रही हैं जो कि काफ़ी सेफ़ हैं, जिनको आप देते हैं तो पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटी भी बहुत अच्छी रहती है और बिल्कुल वो उसकी एक्टिविटी ऐसी रहेंगी कि वो नेक्स्ट डे आपको या लेने के बाद आपको थोड़ा भी नहीं कंप्लेन करता है कि हम बाकियों से कुछ हम डिफरेंट महसूस करते हैं। तो ये मॉडर्न मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल आ गया है। ग्रेजुअली मेडिकल साइंस जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, हम इसके बारे में और ज़्यादा आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट और ज़्यादा बेटर ड्रग्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एपिलेप्सी के मेडिसिन लेने के दौरान में पेशेंट्स को हम लोग हमेशा एक वो बताते हैं, प्रिकॉशन देते हैं कि आप दवाएं टाइम पे लीजिए, आप रेगुलर फॉलोअप में लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने दवा स्टार्ट किया और दवा खाने से आपको फ़ायदा हो गया, आप 1 महीने के बाद आपने दवा न छोड़ दी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ये एपिलेप्सी में दवाओं से तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है। कई बार दवाएं बहुत लंबे टाइम के लिए चलती हैं और उनकी दवा की डोजेस में कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, ये आपके सिम्टम्स के हिसाब होते हैं। इंडिया में बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, इनकी कुछ टाइम के बाद या तो फाइनेंशियल रीज़न से या तो सोशल रीज़न से लोग अपनी बीमारी को शेयर नहीं करते, दवा कुछ टाइम के बाद बंद नहीं कर देते। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि उन पेशेंट्स को दोबारा अटैक आ जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्लिनिकल सिचुएशन जो हम लोग देखते हैं। तो हमारा यूट्यूब के माध्यम से यही पेशेंट्स को, जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, इनको बताने का ये है कि ये बीमारी एकदम ट्रीटेबल बीमारी है, पर इसमें आपको मेडिकल फ्रेटर्निटी को जो है कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करने में जो आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए वैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। सेकेंड चीज़ जो हम लोग इंडियन सिनेरियो में बहुत हम लोग कॉमनली देखते हैं कि ये पेशेंट्स हमारे पास या सुपर स्पेशलिस्ट के बाद अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत लेट आते हैं। ये प्राइमरली गांव में ये इसको ऊपरी समझते हैं, झाड़ फूक के लिए वो तरह तरह की चीज़ों, तावीज़ लेना, ये वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये भूत प्रेत के कारण से है। ये जनरल अवेयरनेस का चीज़ है, ये पब्लिक अवेयरनेस की चीज़ है कि ये पब्लिक में भी हर किसी को अवेयर होना है, क्योंकि इंडिया में आज की भी डेट में 20% से कम लोग ऐसे हैं जो कि एपिलेप्टिक पेशेंट हैं जो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से अपने करवा रहे हैं। वो कोई भी कहीं से भी दवा न ले लेते हैं और उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं, जो कि उनकी बीमारी को भी बढ़ाता है और अगले स्टेज में जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो उनके ट्रीटमेंट को भी कंटिन्यू करता है। तो ये जनरल पब्लिक में इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि क्या है। ये मॉडर्न मेडिसिन में इतना अच्छा हो गया है कि अब कुछ पेशेंट्स जो पहले मेडिकल पार्ट से ट्रीट नहीं हो पाते थे, वो अब एपिलेप्सी सर्जरी के माध्यम से उनकी बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। किसी रेयर पेशेंट्स में मेडिकल ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं होता, उनको अगर प्रॉपरली वर्कआउट किया जाए तो वो पेशेंट्स को जांच कराने के बाद वो एपिलेप्सी सर्जरी के लिए बड़े फिट होते हैं, जिनमें आप सर्जरी करके उनकी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक सेकंड चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली है कि लैक ऑफ एजुकेशन के कारण से, जानकारी नहीं होने के कारण से एपिलेप्टिक पेशेंट को सोशल स्टिग्मा बहुत झेलना पड़ता है। ये जैसे एक HIV के पेशेंट्स को स्टिग्मा होता है, उसी तरीके का स्टिग्मा एक एपिलेप्सी के पेशेंट्स को भी सोसाइटी में झेलना पड़ता है। उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स, उनको सबको लगता है कि इनको कोई ऐसी है बीमारी जो कि बहुत ही खतरनाक है, इनसे दूर रहना है। तो ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये बीमारी कहीं से भी फैल नहीं सकती, ना हाथ मिलाने से, ना साथ में रहने से, ना खाने से, ना पीने से, ना मदर से बच्चे में जाने से। इवन एपिलेप्टिक पेशेंट शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, वो एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर में जो उनके साथ सेकेंडरी जो ये ख़राब ट्रीटमेंट होता है या इसके एसोसिएटेड जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो हमारी आपकी तरह नॉर्मल लोग हैं और सोसाइटी से लेके हर किसी को उनके लिए नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए। ये एक आने वाले वक्त में हमें इस इंडिया में इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कअप करना है कि लोगों को इस प्रॉब्लम को लेकर के अपना सोचने का जो नज़रिया बदलना चाहिए। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो बोलना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप जाने अनजाने कहीं आप जा रहे हैं
कहीं आपने किसी पेशेंट्स को, कोई आपने एपिलेप्टिक पेशेंट को देखा, अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ से बहुत दूर है, आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपका रिलेटिव को एपिलेप्टिक अटैक हो गया, फ्रेंड को अटैक हो गया, ऐसे सिनेरियो में हम क्या करें। तो डेफिनेटली आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बुलाना है, लेकिन जो वक्त है आपका उसमें आप पेशेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ करने में ये है कि अगर कोई पेशेंट को आपने देखा कि एपिलेप्सी का अटैक हुआ है, रोड पे है, रोड साइड गिरा हुआ या कहीं पे गिरा हुआ, पहला चीज़ है कि आप उसको सेफ किसी जगह पे लेके चले जाएंगे। बाई चांस कोई पेशेंट सड़क पे गिरा हुआ मिला है, आप उसको तुरंत सड़क से हटा करके साइड में कर दीजिए कि वो ऐसा ना हो कि वो गाड़ी की चोट चपेट में आ जाए। या कहीं ऐसी जगह पे आप सीढ़ी पे गिर गया है, सीढ़ी पे गिरा है, तो आप उसको तुरंत झटके आ रहे हैं, एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, तो उसको तुरंत आप सरफेस पे उस जगह से दूर कर दीजिए, खतरनाक चीज़ों से उसको वहाँ से हटा करके सेफ जगह पे आप उसको लेटा दीजिए। पेशेंट को आप एक साइड करा दीजिए, करवट करा दीजिए, करवट करा दीजिए। करवट कराने का ये है पर्पस कि उसके मुंह से कोई भी झाग या बलगम निकलता है वो ज़मीन पे गिरे, वो उसको घोट न जाए या सीने के रास्ते में न जाए, क्योंकि एस्पिरेशन एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। एपिलेप्सी के पेशेंट में झटके आते हैं, उस दौरान में वो अनकॉन्शियस होकर अपनी सारी बलगम और सिक्रीशन होता है वो सांस के रास्ते में ले लेता है, तो ये एस्पिरेशन ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। एक और चीज़ है कि इस दौरान जो कॉमन पब्लिक अभी तक कंसेप्ट बहुत जगह कहते हैं आप उसको जूते सुंघा दीजिए, आप उनको जूते सुंघाइए या मुंह में कोई आप चम्मच डाल दीजिए, एकदम भी मत डालिए, ना जूता सुंघाना है ना उनके मुंह में कोई चीज़ डालनी है। आपको उनके मुंह में कोई भी चीज़ नहीं डालना, ना चम्मच डालना है, ना कोई हाथ डालना है, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज़ उनके मुंह में डाला और वो उसको ही अनकॉन्शियस स्टेट में सॉल्व कर गया, या वो चीज़ उनके सांस की नली में चला गया। आप उनको खतरनाक चीज़ से हटा दीजिए, दूर जो है करिए, एक साइड कर दीजिए, मुंह में जो भी उनको सिक्रीशन आ जाए सिक्रीशन को साफ आप कर दीजिए। मेडिकल हेल्प के लिए आप कॉल अप करिए। और इसमें एक चीज़ मैं एडअप करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। वेस्ट में या जो एजुकेटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मेडिकल हेल्थ कार्ड हर किसी को अपने पॉकेट में कैरी अपना करना होता है, उसमें उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में लिखा रहता है कि किस डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है, किस मेडिकल प्रॉब्लम से ये ग्रसित है। लेकिन इंडिया में कोई अभी तक मेडिकल हेल्थ कार्ड का आया नहीं कर सकते। तो आने वाले वक्त में इस चीज़ के ऊपर भी हमें ना वर्कआउट करना है कि कोई एपिलेप्टिक पेशेंट्स हो उसे भी हम लोग इस चीज़ की वो देते हैं, जानकारी देते हैं कि आप एक इमरजेंसी फ़ोन नंबर, अपने डॉक्टर का नंबर और अपने मेडिकल इलनेस से रिलेटेड चीज़ें एक कार्ड की तरह आप जो है कैरी करें, जिससे कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगल बगल वालों को भी पता चल सके कि उन्हें कहाँ पे कांटेक्ट करना है। ये सब होने के बाद आप तुरंत उनको साइड में करके सिक्रीशन क्लियर करने के बाद आप मेडिकल हेल्प के लिए आप बुला लीजिए। ये पार्ट हर किसी को समझना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी कभी भी ऐसे पेशेंट के साथ एनकाउंटर हो सकता है। रिलेटिव्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ ये है रिक्वेस्ट है कि वो एक नॉर्मल पेशेंट की तरह हमें ट्रीट करें, उन्हें नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो करें, ट्रीट करें। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हमारी आपकी ही तरह है, और जैसे बाकी बीमारी है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, उसी की तरह एक ये भी बीमारी है एपिलेप्सी। ये कोई उससे अलग बीमारी नहीं है, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। एपिलेप्टिक पेशेंट्स को हम लोग की ओर से कुछ एडवाइस होती है, एडवाइस का उन्हें फॉलो करना, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट फॉलोअप, दवा के अलावा उन्हें हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ उन्हें एब्सटेन करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि कोई भी डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जिसमें जैसे कि माउंटेन हाइकिंग है, स्विमिंग है, या कोई भी एक्टिविटी जो कि डेंजरस एक्टिविटीज़ में काउंट होती है या हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में काउंट होती है, ऐसे स्पोर्ट्स से उन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि एपिलेप्टिक अटैक से उनको उतना खतरा नहीं है जितना कि ऐसी एक्टिविटी के दौरान उन्हें बाई चांस कभी एपिलेप्टिक अटैक आ गया तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा। ड्राइविंग के लिए भी उन्हें ना प्रिकॉशन लेना है, और इंडिया में अभी भी एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने में दिक्कत होती है, और जनरली उन्हें ड्राइविंग अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि आप ड्राइविंग अवॉइड करिए। एपिलेप्टिक पेशेंट्स को हम लोग एल्कोहल से दूर रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल अपने आप में एपिलेप्सी की एक्टिविटी को, एपिलेप्टिक चांसेस को न बढ़ा देता है। एपिलेप्टिक पेशेंट्स को नींद अच्छे से लेनी चाहिए, क्योंकि स्लीप डिप्राइवेशन यानी कि नींद की कमी एक अपने आप में एपिलेप्सी की टेंडेंसी को बढ़ाती है। तो अल्कोहल विड्रॉल, स्ट्रेस में रहना, नींद कम होना, ड्रग इनटेक, ये सारी चीज़ें एपिलेप्टिक एक्टिविटी को बढ़ाती है, तो इन सब चीज़ों से हमें एब्सटेन करना है।
अदरवाइज़ उन्हें सारी एक्टिविटी खाने पीने में जो उनको इच्छा हो खाएँ, ये सारी एक्टिविटीज़ उनके लिए नॉर्मल एक्टिविटीज़ सारी कुछ अलाउड है। तो आज ये हमें मतलब इंडियन सोसाइटी में सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों तक इसकी प्रॉपर जानकारी पहुँचे और वो ऐसी प्रॉब्लम से अगर वो ग्रसित हैं या उनके कोई नोन अगर इसमें है परेशान है तो वो प्रॉपर डॉक्टर के यहाँ जाएँ, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराएँ, क्योंकि ये 100% ट्रीटेबल कंडीशन है और वो हमारी आपकी तरह नॉर्मल लाइफ जीने के इक्वली हो। तो ये एक शॉर्ट में एपिलेप्टिक एक्टिविटी के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में मैंने जानकारी दी और आशा करता हूँ कि इससे काफ़ी सारे लोगों के जो सोचने का जो नज़रिया है या एपिलेप्टिक पेशेंट के लिए जो उनका ट्रीटमेंट का वो मंतव्य उसमें थोड़ा चेंज आएगा।